मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी मौसम। केदार शर्मा जी सुबह की सैर के बाद अपने फ्लैट की बालकनी में बैठे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार का स्वाद ले रहे थे। पिछले कई सालों से उनकी जिंदगी एक फिक्स्ड फॉर्मेट में चल रही थी, यानी सुबह अलार्म के साथ ठीक 5 बजे उठ के सैर को जाना और फिर पार्क के कोने में बैठकर वहां बिखरे लोगों को अपने मन की डायरी में समेटना, घर आकर अदरक इलायची वाली चाय, फिर अखबार लेकर बालकनी में बैठकर देश विदेश की खबरें खंगालना और कुछ अपना मन भी। इसके बाद भी दिनचर्या कोई खास बदलती नहीं थी, बस सप्ताह के एक दिन यानी बुधवार को थोड़ा फेरबदल रहता, क्योंकि इस शाम 4 बजे वो पास ही बनी एक लाइब्रेरी जाते थे। ये एक बहुत पुरानी, शायद अंग्रेजों के ज़माने की लाइब्रेरी थी। वहाँ आकर उन्हें बड़ा सुकून मिलता। ऊंची छत और मोटी दीवारों वाले बड़े बड़े कमरों के भीतर आती पुराने कागज़ की खुशबू का अपना एक नशा होता। केदार जी वहाँ कोई 2-2.5 घंटे बिताते और पिछले हफ्ते इशू की गई किताब को बदल कर नई ले आते। ये लाइब्रेरी उनके लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह थी। जिंदगी में जब कोई आसपास नहीं रहता तब किताबों का स्पर्श रिश्तों के जैसी गर्माहट देता है। कहानियाँ एक नरम तकिया बन जाती हैं जिन पर आप सर रखकर सुकून की नींद सो सकें। केदार शर्मा जी की जिंदगी में कुछ दोस्त और दूर दराज के कुछ रिश्तेदार तो थे, लेकिन उनके एकदम करीब कोई नहीं था। जिस साल उनका रिटायरमेंट हुआ उसी बरस उनकी पत्नी ताउम्र साथ निभाने के सारे वादे तोड़कर चली गई थी। अब दिन भर व्यस्त रखने वाली नौकरी भी नहीं थी। उन्हीं दिनों बेटे ने भी अमेरिका में सेटल होने का फैसला किया तो शर्मा जी भीतर से टूट गए थे, मगर जानते थे कि उनके कहने से बेटे का फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए खामोश रहकर उसकी हाँ में अपनी हाँ भी मिला दी थी। जिंदगी की शाम के ढलने का इंतजार करने लगे थे। आसपास पसरा अकेलापन उनको सालता रहता, उदासियां घेरे रहती। ऐसा नहीं कि उनका कोई अपना नहीं था, पर शायद वे किसी को अपनाना ही नहीं चाहते थे। बस मन के बंद दरवाजों के भीतर उम्र कैद की तरह उनके दिन गुजर रहे थे और एक खत ने उनके भीतर उथल पुथल मचा दी थी। शर्मा जी ने अखबार किनारे रख दिया और सामने रखी किताब को उठा लिया। ये वही किताब थी जिसके भीतर वो खत दबा था। इस किताब को शर्मा जी पिछले बुधवार लाइब्रेरी से इशू कराकर लाए थे और उसको पढ़ने के लिए जैसे ही उन्होंने खोला, भीतर दबा एक लिफाफा उनकी गोद में आ गिरा था। वो एक खत था, किसी और का लिखा, किसी और के लिए। एक खत जिसका उनसे कोई सरोकार नहीं था। एक खत जो करीब 8 साल पहले लिखा गया था, जिसे पढ़कर किसी ने लाइब्रेरी की इस किताब में रख दिया था और आज वो शर्मा जी के पास पहुंच गया था। वो किताब कुरतुलून हैदर की लिखी हुई किताब थी, पतझड़ की आवाज। और एक अजब संयोग ही था कि उस किताब से भी उनको एक रूखे मौसम की महक आ रही थी। ये शर्मा जी की कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि खत में लिखी बातें ही थी ऐसी कि उनका मन अनचाहे ही बेचैन हो गया था। अच्छे भले वसंती मौसम में डाक विभाग का ये पीला लिफाफा सूखे पत्ते की तरह ही तो आ गिरा था। केदार शर्मा जी कम बोलने वाले अंतर्मुखी इंसान थे, मगर अपना दिल दीवारों के पीछे रखने वाला ये शख्स दूसरों की बातें पढ़ लिया करता था। और फिर इस खत में तो हर बात बेबाकी से लिखी गई थी। खत के बाहर लिफाफे में नाम पता भी लिखा था, श्रीमती अरुंधति मिश्रा, E9 साकेत कॉलोनी। शर्मा जी सोचते रहे कि कैसा लगा होगा उस भली औरत को जब उसने ये खत पढ़ा होगा। न जान न पहचान, मगर न जाने क्यों शर्मा जी को इस खत ने परेशान कर दिया था। ये खत एक माँ को उसके बेटे ने लिखा था। आदरणीय माँ, हम सब ठीक हैं। हमारा US का वीज़ा आ गया है, अगले महीने ही जाना है। बहुत से काम हैं, हज़ारों फॉर्मेलिटीज़ निपटानी हैं। जाने से पहले मिलने नहीं आ पाऊंगा। आप मेरी मजबूरी समझ सकती होंगी। आप एक फुल टाइम सर्वेंट रख लीजिएगा, काम भी हो जाएगा और अकेलापन भी नहीं लगेगा। वक्त मिलते ही आने की कोशिश करूंगा। सुबोध।
केदार शर्मा जी को खत पढ़कर ऐसा लगा कि अभी उस बेटे के पास पहुंच जाएं और उससे वो सारे सवाल करें जो वो अपने बेटे से नहीं कर पाए थे, मगर ये उनके बस में कहाँ था। पर हाँ, वो अरुंधति मिश्रा के पास तो पहुंच ही सकते थे। उनका नाम वो जानते थे, पता लिफाफे में था, उनका अपना शहर और यहीं कहीं आसपास का कोई मोहल्ला। शर्मा जी गहरी सोच में डूब गए थे। इस खत में लिपटे उनके अपने गम भी लौट आए थे। सप्ताह भर के इंतजार के बाद फिर बुधवार आ गया था, शर्मा जी के लाइब्रेरी जाने का दिन। इस दिन वो दोपहर की नींद को थोड़ा कम कर देते थे और चाय के कप का साइज जरा सा बढ़ा देते थे। फिर ताज़ा होकर चल पड़ते थे अपने लिए सप्ताह भर की किताबें बटोरने। ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई 7-8 साल का लड़का अपने उदास दिनों के लिए दोस्त इकट्ठा करता हो, या जैसे कोई गिलहरी अपने बिल में बारिश के दिनों के लिए दाने इकट्ठा करती हो। उनके लाइब्रेरी में घुसते ही लाइब्रेरियन गुप्ता जी ने सामने दीवार पर लटकी कोई 40-45 साल पुरानी पेंडुलम वाली घड़ी पर नजर डाली। ठीक 4 बजा था। वो चश्मे के पीछे से झांकते हुए मुस्कुराए। शर्मा जी झेप गए, मानो वक्त की पाबंदी कोई गुनाह हो, और बिना कुछ कहे रजिस्टर में साइन करके हिंदी साहित्य के सेक्शन की ओर चल दिए। उपन्यासों और कविताओं की किताबों को छांटते हुए उन्हें अरुंधति की याद आ गई। क्या पता इसी लाइब्रेरी में वो भी कहीं बैठी हों? क्या पता आज भी वो किसी नज्म की तलाश में इसी सेक्शन में घूम रही हों? शर्मा जी ने निगाहें यहाँ वहाँ दौड़ाई, मगर अरुंधति तो क्या, कोई दूसरा इंसान भी वहाँ नहीं था। वे वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके जहन से वो खत निकल ही नहीं रहा था। क्या अब भी अरुंधति अकेली रहती होंगी? क्या बेटा अगले बरस आया होगा? कौन जाने कि वो उनको यूएस ले ही गया हो। शर्मा जी उठे और चुनी हुई किताबें लेकर लाइब्रेरियन के पास आ गए। वो किताब पतझड़ की आवाज़ जिसके भीतर उन्हें वो खत मिला था, वो उन्होंने फिर से इशू करवा ली। लाइब्रेरियन मुस्कुराया। क्या हुआ सर, इस बार आप पूरी नहीं पढ़ पाए? शर्मा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आप ये बता सकते हैं कि इस लाइब्रेरी में कोई अरुंधति नाम की कोई महिला मेंबर है क्या? लाइब्रेरियन ने उनकी ओर ध्यान से देखा कि वो शायद कोई वजह भी बताएं, मगर शर्मा जी चुपचाप किताब के पन्ने पर नजर गड़ाए रहे। लाइब्रेरियन ने रजिस्टर पलटना शुरू किया। केदार शर्मा जी का दिल पहले से जरा सा ज्यादा तेज धड़कने लगा था, जिसकी वजह शायद वो खुद नहीं जानते थे। तभी लाइब्रेरियन ने पूछा, अरुंधति मिश्रा? शर्मा जी का दिल अब और तेज धड़कने लगा। हाँ, अरुंधति मिश्रा जी, इस नाम से है एक मेंबर। 15 दिन पहले ही ले गई 4-5 किताबें, लाइब्रेरियन बोला। न जाने क्या सोचकर शर्मा जी बस मुस्कुरा दिए। किताब के भीतर से मिले उस खत ने शर्मा जी की जिंदगी में हल्की सी तरंग पैदा कर दी थी, जैसे शांत पानी में कोई कंकड़ आ गिरा हो। और ये किसी सहज जिज्ञासा से थोड़ा ज्यादा थी, जिसकी वजह वो खुद नहीं जानते थे। वो अरुंधति जी से एक बार मिलना चाहते थे, बस एक बार। और इस बेमकसद सी चाहत ने उनकी बरसों से चली आ रही दिनचर्या में बदलाव ला दिया था। अब वो सिर्फ बुधवार को लाइब्रेरी जाने की जगह हर रोज जाने लगे थे, यानी दोपहर की नींद रोजाना थोड़ी सी कम और चाय जरा सी ज्यादा। शाम 4 से 6 बजे तक वो लाइब्रेरी में ही बैठे रहते। उन्होंने एक ऐसी जगह चुन ली थी जहां से अंदर आने का दरवाजा और किताब लौटाने और इशू करवाने वाला काउंटर ठीक तरह से दिखाई देता रहे। हर दिन खाली हाथ लौटते हुए शर्मा जी सोचते कि कहाँ रह गई अरुंधति जी? 15 दिनों में भी किताबें नहीं पढ़ पाई? कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई उनकी? क्या पता कौन सी किताबें इशू करवाई थी। कोई मोटी तगड़ी किताब हुई तो 15 दिन में कहाँ पढ़ी जा सकेगी। तब और लंबा इंतजार रहेगा। ठंडी आह भरते हुए वो शाम को वापस घर लौट आते। दिन बीत रहे थे। शर्मा जी ने खत अपनी टेबल पे ही रख छोड़ा था और आते जाते उसके ऊपर लिखे पते को दोहराते जाते। कभी कभी उनका मन करता कि खुद जाके पता कर लें कि ये अरुंधति मिश्रा हैं कौन और बेटे के चले जाने के बाद उनका हाल क्या है, मगर फिर खुद के उतावलेपन पर उन्हें हंसी आ जाती।
एक शाम वो लाइब्रेरी से निकलने ही वाले थे कि एक महिला तेज चाल से चलती हुई वहां दाखिल हुई। कोई 60 बरस की होंगी या शायद 55 की। चेहरा एकदम गंभीर और नाक पर हल्के गुलाबी फ्रेम वाली ऐनक। एक लंबी चोटी कमर तक झूल रही थी उनकी। वो सीधे लाइब्रेरियन के पास पहुंची और बैग से किताबों का ढेर निकालकर काउंटर पर रख दिया। शर्मा जी भी काउंटर पर पहुंच गए। उनके कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा, अरुंधति मिश्रा। शर्मा जी ने उनके चेहरे को गौर से देखा। उसमें दुख का एक भी भाव नजर नहीं आ रहा था और रहन सहन से भी वो अच्छी ही लग रही थी, जैसे उस खत की उदासी उन तक पहुंची ही ना हो। तभी उन्होंने एक नजर उठाकर शर्मा जी की ओर देखा। शर्मा जी धीरे से मुस्कुरा दिए। जवाब में वो भी मुस्कुरा दी, एक हल्की सी मुस्कुराहट, और जैसे शर्मा जी और अरुंधति के बीच एक अस्थाई पुल बन गया हो। उस पहली मुलाकात और मुस्कुराहटों के लिए और दिए जाने के बाद अरुंधति जी और शर्मा जी का अक्सर सामना होने लगा। उनके बीच अब छोटी छोटी बातें भी होने लगी थीं। किताबों से शुरू हुई बातचीत नए नए रास्तों से गुजरने लगी थी। दोनों की पसंद बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए वो एक दूसरे की सलाह से किताबें इशू करवाने लगे। शर्मा जी की तरह अब अरुंधति जी भी रोज लाइब्रेरी आने लगी। लाइब्रेरी के सन्नाटे में अब कभी कभी उनकी एक धीमी सी हंसी भी गूंज जाती। हालांकि बात सिर्फ किताबों और कहानियों तक ही सीमित थी। शर्मा जी का मन जरूर करता कि वो कभी किताबों से हटकर उनसे कोई बात कहें। जब अरुंधति कलफ लगी हरे रंग की साड़ी और उससे मिलते जुलते रंगों के नग वाले नाजुक से गहने पहनकर आती तो कभी कभी वो कहना चाहते कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। 60 की उम्र में उन पर यह बनाव सिंगार बहुत जचता रहा है, मगर वो संकोच में न कभी कुछ कह पाए न पूछ पाए। अरुंधति जी को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि वो दुखी हैं, कि उनका बेटा उन्हें नौकरी के हवाले छोड़कर विदेश चला गया है। उनकी आंखों में कभी शर्मा जी को उदासी की एक झलक तक नहीं दिखी। धीरे धीरे उन्होंने मान लिया कि उस खत ने अरुंधति की जिंदगी पर कोई बुरा असर नहीं डाला है। रोज रोज की मुलाकातों से उनके बीच एक रिश्ता सा बन गया था और एक दिन लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद दोनों अपने अपने घर को नहीं गए, बल्कि टहलते हुए पास के पार्क की बेंच पर आकर बैठ गए। किसने कदम बढ़ाए और कौन पीछे खिंचा आया, इस बात से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि दोनों साथ थे और खुश थे। हमेशा खामोश रहने वाले केदार शर्मा आज दुनिया भर की बातें कर लेना चाहते थे। वैसा ही हाल अरुंधति जी का भी था। उस पहली अनौपचारिक मुलाकात के बाद दोनों हर रोज़ लाइब्रेरी से निकलकर पार्क की बेंच पर बैठ जाते और दिन भर के शायद सबसे खूबसूरत पल वहां बिताते। उम्र के इस दौर में अकेलेपन को आदत बना लेने वाले दो लोगों को अब बोलने की आदत लग गई थी। शाम को अरुंधति जी को अपनी पत्नी, नौकरी और विदेश चले गए बेटे के बारे में बताते। अपने दुख, अपने अकेलेपन को उनके साथ साझा करते और अरुंधति जी उनको अपने पसंदीदा रंग, अपना पहनावा, आइसक्रीम के फ्लेवर, मौसम की बातें सब बताती, लेकिन कभी अपने परिवार का, अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं करती, पूछने पर भी नहीं। आखिरकार एक दिन शर्मा जी ने वो खत अरुंधति जी के हाथ पर रख दिया और एक टक उनके चेहरे की ओर देखने लगे। शर्मा जी की निगाहों में कई सवाल थे, लेकिन अरुंधति जी एकदम खामोश। अरुंधति जी अपने हाथ में पकड़े उस खत को उलटने पलटने लगी, जैसे उनके ऐसा करने से शब्द भी उलट पलट कर रीअरेंज हो जाएंगे और बदल जाएंगी उनमें लिखी बातें। आखिर उन्होंने खत को खोला और पढ़ने लगी। अक्षर धुंधला गए थे। शर्मा जी ने उनकी हथेली अपने हाथों में कस ली। बोले, इतनी तकलीफ में क्यों जी रही हैं? क्यों करती हैं खुश रहने का दिखावा? इंसान को जब दर्द हो तो फूट फूट कर रो लेना चाहिए और जब खुशी मिले तो दिल की गहराई से मुस्कुरा लेना चाहिए। खत वापस लिफाफे में रखते हुए वो बोली, ये दिखावा नहीं है, मैं वाकई खुश हूँ, पर दुख देखकर लोग सवाल करते हैं, खुशियों की वजह अक्सर नहीं पूछी जाती। अरुंधति खामोश हो गई। पूरे पार्क में वही खामोशी पसर गई थी।
अगले दिन शर्मा जी लाइब्रेरी गए तो उनको भीतर ही भीतर डर सा लग रहा था कि क्या पता अरुंधति अब आएंगी भी या नहीं, या हो सकता है कि अपने आने का वक्त ही बदल दें। मगर उनका डर बेमानी था। अरुंधति चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए लाइब्रेरी में आ रही थीं और थोड़ी देर बाद दोनों एक बार फिर पार्क की बेंच पर बैठे थे। न जाने कितनी देर दोनों वहीं बैठे रहे। उस खत ने अरुंधति जी के मन के भेद खोल दिए थे, इसलिए उनके बीच दिखावे का जो झीना पर्दा था वो भी हट गया था। बातचीत तो दोनों पहले भी किया करते थे, मगर अब बातें बदल गई थीं। अरुंधति जी ने बताया कि पति से अलगाव होने के बाद ये बेटा ही उनकी जिंदगी था, लेकिन बड़ा होकर उसको अमेरिका में सेटल्ड अपने पिता की दौलत खींचने लगी। वो चिट्ठी हमारे बीच आखिरी बातचीत थी। अरुंधति जी की आवाज़ भर्रा गई थी। कुछ देर पार्क में शोर मचाते बच्चों को देखती रहीं, फिर बोली, जानते हैं जो घर खाली होते हैं ना, उनमें एक एक बूंद करके दीवारों से दुख रिश्ता रहता है। इसलिए मैं कभी मनपसंद संगीत से, कभी अपनी हंसी से उन दरारों को बंद कर देती हूँ। यकीन मानिए शर्मा जी, अकेले जीना इतना भी बुरा नहीं है। मुस्कुराने की न जाने कितनी वजहें हमारे भीतर ही छुपी होती हैं। खुदा की सबसे प्यारी नेमत है ये जिंदगी, इससे प्यार करिए। कहते हुए अरुंधति जी उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। ठंडी हवा के एक झोंके से पास लगे पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ के उड़ने लगे। अरुंधति जी ने पत्ता शर्मा जी की हथेली पर रख दिया। पत्तों के झड़ने के बाद अगर पेड़ की जिंदगी बाकी है तो शाखें फिर हरी होती हैं। एक मौसम पतझड़ का है तो दूसरा बहारों का भी तो है। अरुंधति जी की बातें शर्मा जी के मन में उतरती जा रही थीं। उदासियों को धकेल कर उनके मन का मौसम भी बदल रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।